गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, इंडिपेंडेंस डे भारत में रहने वाले सभी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वे किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग करता है। सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सभी को फिर से बहुत सारी बधाइयां इंडिपेंडेंस डे की। आज इस दिन पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीपीसी का ऑर्डर 1, क्योंकि सीपीसी बहुत रेयर स्टूडेंट्स को ही समझ आती है। सबको ऐसे लगता है ये बहुत बड़ी है, समझ नहीं आती। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सीपीसी जितनी मैं पढ़ा सकूं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, और आप सभी को भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप सभी भी वीडियोस देख के नोट्स बनाएं, एंड आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी नोट्स शेयर कर सकते हैं कि मैम हमने आपकी वीडियो से ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं आज सीपीसी का ऑर्डर 1। सीपीसी का ऑर्डर 1 कहता है वादों के पक्षकार। क्या कहता है? वादों के पक्षकार। जब सिविल में क्या होता है, सिविल में सूट होता है, ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट होता है। तो सूट इंस्टीट्यूट होने पर दो पार्टीज होती है, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। तो ऑर्डर 1 में ये कह दिया कि जो सूट की पार्टीज है, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, उनको लेकर कब अपने प्लेंटिफ को ऐड कर सकते हैं, कब अपने डिफेंडेंट को ऐड कर सकते हैं, कब प्लेंटिफ के ऐड करने से उलझन हो जाती है तो उसे हटा भी सकते हैं, या डिफेंडेंट को ऐड करने से दिक्कत आती है तो उसको भी हटा सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस हमें कौन बताता है? ऑर्डर 1। तो इस ऑर्डर 1 में जो जो रूल सिर्फ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको वही रूल्स मैं पढ़ाऊंगी। इसमें टोटल रूल अपने पढ़ते हैं रूल 13। 13 रूल अपने ऑर्डर 1 के अंदर पढ़ते हैं। इन 13 में से जो जो रूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। बाकी रूल्स आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो उन रूल्स का ओनली टाइटल याद रखिए, क्योंकि अंदर का इन मैटर्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। तो जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप पढ़िए। सबसे पहले रूल 1। रूल 1 क्या कहता है कि वादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकेगा। अब देखो, वादी वादी कौन है? जिसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, जिसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वो वादी होता है। अब इसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सूट भी इंस्टीट्यूट यही करेगा, है ना। तो वादी ने सूट इंस्टीट्यूट किया। किसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया? प्रतिवादी के विरुद्ध किया, क्योंकि प्रतिवादी की वजह से ही तो उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। तो प्रतिवादी के विरुद्ध हमने सूट इंस्टीट्यूट किया। तो प्रतिवादी क्या करेगा? अब अपना डिफेंस करेगा, और प्लेंटिफ क्या करेगा? सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो रूल 1 में कहते हैं कि वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे। देखिए, संयोजन का मतलब है जोड़ना, कि प्लेंटिफ में कौन कौन जोड़ा जा सकेगा। तो इन्होंने कहा कि वे सभी पर्सन वादियों के रूप में जोड़े जा सकेंगे जो एक ही समव्यवहार या कार्य की आवली के भाग हैं, जो उनसे पैदा होने वाले अनुतोष का अधिकार उसमें संयुक्त या पृथकतः क्या करते हैं? अभिकथित करते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते हैं तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछूं मैं कि वादी के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट ये रहेगा कि मैम वे सभी पर्सन वादियों के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं जिनके कार्य या समव्यवहार की आवली का भाग है, या जिनके राइट्स का वायलेशन हुआ है, या जो अनुतोष पाने का अधिकार रखते हैं। तो सिंपल सा वादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकेगा। रूल 2 कहता है कि पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। अब पृथक विचारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लेंटिफ के जुड़ने से कुछ उलझन आ रही है, कुछ विलंब आ रहा है। इस वजह से क्या करेंगे, उनकी ट्रायल क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। कि जहां न्यायालय को प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन से वाद के विचारण, उलझन या विलंब होता है, कि हमने पहले तो वादी को जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? उलझन आ रही है, विलंब हो रहा है, ठीक है, या विचारण में देरी हो रही है, तो वहां न्यायालय वादियों से निर्वाचन करने को कह सकेगा, या पृथक विचारण का या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो समीचीन है। तो रूल 2 आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति, लेकिन कब आदेश करेगा? जब न्यायालय को विचारण में विलंब या उलझन पैदा हो रहा है, तब वो पृथक विचारण का आदेश कर सकेगा। तो रूल 1 वादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकेगा, रूल 2 पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। दोनों रूल इंपॉर्टेंट है।
अब आता है रूल 3। अब रूल 1 में अपनों ने वादियों को जोड़ा। अब अगर डिफेंडेंट की नीड पड़ी तो डिफेंडेंट को भी जोड़ना पड़ेगा। तो रूल 3 कहता है कि प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकेगा। देखो रूल 1 और रूल 3 एज इट इज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम का डिफरेंस है कि वादी के रूप में कौन जोड़ा जा सकेगा और प्रतिवादी के रूप में कौन जोड़ा जा सकेगा। पढ़ते हैं कि वे सभी प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आवली के बारे में उससे पैदा होने वाले अनुतोष का कोई अधिकार उसके विरुद्ध, सिर्फ क्या वर्ड है, उसके अगेंस्ट संयुक्त या पृथक या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है। यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, पहले में क्या था, यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद ला रहे हैं, क्योंकि वादी तो वाद ला रहे हैं लेकिन डिफेंडेंट के अगेंस्ट वाद लाया जा रहा है, तो यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथक वाद लाए जाते हैं तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है। ठीक, सिंपल सा। प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे, वे सारे पर्सन संयोजित किए जा सकेंगे जो कार्य या समव्यवहार की आवली का भाग है। तो रूल 1 वादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकेगा। रूल 2 पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। रूल 3 प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे। अब आता है रूल 3A। जैसे अपनों ने रूल 2 पढ़ा था कि प्रतिवादी के संयोजन से कोई उलझन या विलंब होती है तो न्यायालय क्या कर सकता है, पृथक विचारण का आदेश दे सकता है। वैसे ही रूल 3 भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवादियों के संयोजन से कोई उलझन, विलंब या देरी होती है तो क्या करेंगे, सेपरेट ट्रायल करने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसके टाइटल में देखो क्लियर लिख दिया, जहां वादियों के संयोजन से उलझन या विचारण में विलंब होता है वहां पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति है। तो आपको इतना ही याद रखना है। तो देखो रूल 1 से लेके रूल 13A कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले वादियों को जोड़ा लेकिन उनके जोड़ने से विलंब हुआ रूल 2 में, फिर रूल 3 में प्रतिवादियों को जोड़ा लेकिन प्रतिवादियों के जोड़ने से विलंब हुआ रूल 3A में। ठीक है, तो ऐसे करके आप रूल्स को याद कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मैडम हमें रूल्स नहीं याद होते, हमें ऑर्डर के अंदर रूल्स कैसे याद करें। देखो रूल्स याद करने का एक यही तरीका है, या तो आप उनको स्टोरी बना के याद करें या एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करें। अब आप मेरे को बताओ ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जिसको ये रूल 1 से रूल 3A नहीं याद होंगे। सिंपल एकदम इजी तरीका बता दिया, ऑर्डर का नाम याद रख लिया अपनों ने, वादों के पक्षकार। फिर उसमें रूल 3A तक कैसे याद किया, सबसे पहले कौन इंस्टीट्यूट करता है, वादी सूट इंस्टीट्यूट करता है, तो वादियों के रूप में कौन जोड़े जा सकेंगे। फिर रूल 2 कहता है कि अगर वादियों को जोड़ने से उलझन या विलंब आई तो न्यायालय आदेश कर सकेगा सेपरेट ट्रायल की। रूल 3 अगर प्रतिवादियों को रूल 3 प्रतिवादियों के रूप में कौन जोड़े जा सकेंगे, सारे पर्सन जो कार्य या समव्यवहार की आवली का भाग है। और रूल 3 है यदि प्रतिवादी को जोड़ने से उलझन या विचारण में विलंब होता है तो पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। अब बताओ रूल 1 से रूल 13 कैसे याद नहीं होंगे। एक बार आप ट्राई तो करो, कोशिश तो करो कम से कम, फिर नहीं याद होते फिर मैम को बोलो कि मैम हमें अभी भी याद नहीं हुए। क्लासेस में मैं क्या करती हूँ, जब तक स्टूडेंट याद नहीं करता मैं आगे ही नहीं चलती। मैं उनसे हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि अगर इनसे ऐसे नहीं याद हो रहा तो इनसे ऐसे याद करवाया जाए, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानती, मैं उनको याद करवा के रखती हूँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो एकदम वीक होते थे, उनको सेक्शंस याद ही नहीं होते थे स्टार्टिंग में। अब आप उनके सेक्शन सुनोगे वो आपको एज इट इज सेक्शन सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की और मैम ने भी मेहनत की। तो आपको भी बिल्कुल भी हार नहीं माननी, थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन अच्छा करना है। ठीक है, फिर आप रूल 4, 5, 6, 7 ओनली टाइटल याद रखिए, इनमें अंदर का मैटर्स नहीं पूछते। रूल 4 कहते हैं न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध जजमेंट दे सकेगा। सिंपल से इस लाइन में क्लियर कर दिया कि कोर्ट क्या करेगा, या तो संयुक्त पक्षकारों में एक या अधिक के पक्ष में या उनके अगेंस्ट जजमेंट देंगे। रूल 5 दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। रूल 6 एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन। रूल 7 जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है, जब प्लेंटिफ को ही नहीं पता कि मुझे आखिर रिलीफ किससे चाहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे जो अधिकारों का उल्लंघन किया है वो किस पर्सन ने किया है, तो उस दशा में क्या होगा, जहां वादी को इस बारे में संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है जिससे प्रतितोष अभिप्राप्त करने का वह हकदार है, तो वहां वह दो या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए जोड़ सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच
इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सके कि प्रतिवादियों में कौन और किस विस्तार तक दायी है। कि मुझे नहीं पता कि मुझे सामने वाले इस प्लेंटिफ एक्स प्लेंटिफ से रिलीफ चाहिए या वाई प्लेंटिफ से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स और वाई को दोनों को केस में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, फिर ताकि जब केस में ऐड करेंगे, ट्रायल होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये सब होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि ये एक्स पर्सन इतना रिलीफ देना चाहता है, इसकी अगेंस्ट, इसकी वजह से मुझे राइट्स का वायलेशन हुआ या वाई पर्सन की वजह से हुआ है, तब उन दोनों प्लेंटिफ को अपने जोड़ सकते हैं। तो रूल 7 आप याद रखिएगा। रूल 8 को स्टार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस। प्री में रूल 8 को रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद के रूप में पूछते हैं कि प्रतिनिधिवाद ऑर्डर 1 के कौन से रूल में पढ़ते हैं, तो ऑर्डर 1 के रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में पढ़ते हैं कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। जैसे ये एक राइट्स का वायलेशन हुआ, ठीक है, राइट्स का वायलेशन हुआ, ठीक है, इसमें मुझे नहीं पता कि ये जो राइट्स का वायलेशन हुआ ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, इसकी वजह से, मतलब ये सारे क्या है, डिफेंडेंट है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि ये इनमें से किसकी वजह से मुझे राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो पहली बात तो हम सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, या इन सब के राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये सारे पर्सन क्या करेंगे, मिलकर एक सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये 6 पार्टीज एक सूट में हैं, इन 6 की 6 पार्टीज के राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो अब ये 6 मिलके एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, एक्स की तरफ से या वाई की तरफ से या जेड की तरफ से। तो ये सूट क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट में सभी व्यक्तियों के या तो राइट्स का वायलेशन होता है या वो डिफेंस करते हैं, तो वो सारे मिलके एक ही वाद संस्थित कर सकते हैं। पढ़ते हैं, सबसेक्शन 1 कहता है जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति है, ठीक है, एक हित रखते हैं लेकिन बहुत सारे पर्सन हैं, तो इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से उनके फायदे के लिए, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी परमिशन, कोर्ट की परमिशन से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक वाद ला सकेंगे और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। तो सबसेक्शन 1 के रूल ए में क्या कह दिया कि कोर्ट की परमिशन से अगर आपका हित है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट के डायरेक्शन से। रूल 2 कहता है कि न्यायालय निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके अगेंस्ट वाद लाया जा सकेगा या उनके अगेंस्ट प्रतिरक्षा की जा सकेगी। तो कोर्ट के पहले कोर्ट की परमिशन से लेंगे, सेकंड कोर्ट की डायरेक्शन से लेंगे कि इस व्यक्ति की वजह से हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है कि न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जो सब रूल 1 के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को कैसे कराएगा, या तो व्यक्तिगत तामील कराएगा या जहां प्रतिवादियों की संख्या किसी अन्य कारण से तामील युक्त रूप से साध्य नहीं है तो लोक विज्ञापन द्वारा, जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, वाद में संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर की जाएगी। अब सूट तो इंस्टीट्यूट कर दिया लेकिन तामील भी तो करवानी पड़ेगी, तो तामील कैसे करवा सकते हैं, व्यक्तिगत तामील करवा सकते हैं, या अगर व्यक्तिगत तामील नहीं हो सकती तो जैसे पब्लिक न्यूज़पेपर होती है, ठीक है, वहां की लोकल न्यूज़पेपर होती है, वहां में विज्ञापन देख के भी आप सूचना की तामील करवा सकते हैं। तो ये भी सब रूल 2 इंपॉर्टेंट है। सब रूल 3 कहता है कि कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए सब रूल 1 के अधीन कोई वाद संस्थित किया है, ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जा सकती है, उस वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि अगर किसी पार्टी को ऐड करना है या संयोजित करना है, ज्वाइन करना है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए पहले एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है तो उसको पार्टी बनाया जा सकता है। तो रूल 4 कहता है कि जो दावे का जो सूट का भाग है उसको क्या कर सकते हैं,
उसको क्या कर सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं, उसका प्रत्याहरण कर सकते हैं या समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन ये परित्याग, ये प्रत्याहरण, ये समझौता कैसे होगा, सबकी कंसेंट से होगा। किसी एक अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट कर रहे हैं तो उन सभी में उन सबकी कंसेंट होगी। अगर जैसे सारे रिप्रेजेंटेटिव सूट है, अगर एक पर्सन की कंसेंट है दूसरे की नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फिर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो सबकी कंसेंट होनी चाहिए, तभी क्या होगा, परित्याग, प्रत्याहरण या समझौता होगा। सब रूल 5 कहते हैं यदि रिप्रेजेंटेटिव ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं करता, ठीक है, सतर्कता से काम नहीं करता, तो वो रिप्रेजेंटेटिव चेंज करके, जैसे एक्स को बनाया था, एक्स ने क्या किया, गुड फेथ में काम नहीं किया, ठीक है, ढंग से काम नहीं कर रहा, सतर्कता ही नहीं बरत रहा, तो उसकी जगह वाई को भी बना सकते हैं या जेड को भी बना सकते हैं। मींस उसकी जगह रिप्लेस करके किसी दूसरे को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है। रूल 6 प्री के लिए है कि इस अधिनियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगी जिसकी ओर से या जिनके फायदे के लिए यथास्थिति वाद संस्थित किया या ऐसी प्रतिरक्षा की गई है। ठीक है, तो रूल 6, तो ये जो रूल 8 है इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव सूट प्री प्लस मेंस के हिसाब से। उसके बाद रूल 8 ए का टाइटल याद रखना है। रूल 9 इंपॉर्टेंट है कुसंयोजन और असंयोजन, मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर। ठीक है, कि कुसंयोजन और असंयोजन किसको कहा गया है। सबसे पहले नॉन जॉइंडर। नॉन जॉइंडर का मतलब क्या होता है, यदि ये आवश्यक पार्टी है तो उसको लाना जरूरी है। नॉन जॉइंडर में क्या होता है, नॉन जॉइंडर, नॉन जॉइंडर में इसको हिंदी में बोलते हैं असंयोजन, इसको हिंदी में बोलते हैं असंयोजन। असंयोजन मतलब कि जो नेसेसरी पार्टी थी आप उसी को ही नहीं लाए, तो आपने क्या कर दिया, नॉन जॉइंडर कर दिया, तो उसको आपको लाना पड़ेगा। तो नॉन जॉइंडर अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं करना, वो क्या हो जाता है, नॉन जॉइंडर होता है, असंयोजन होता है। फिर एक आता है कुसंयोजन, फिर एक आता है कुसंयोजन। कुसंयोजन को बोलते हैं मिस जॉइंडर। मिस जॉइंडर, मिस जॉइंडर मतलब कि जो पार्टी आपने ऐसी पार्टी को ऐड कर रखा है जो नेसेसरी नहीं है, जिसका सूट में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उस पार्टी को हटा भी सकते हैं, आप उस पार्टी को हटा भी सकते हैं। तो मिस जॉइंडर ऐसी कि नेसेसरी पार्टी है उसको आपने ऐड ही नहीं कर रखा तो उसको ऐड कीजिए। मिस जॉइंडर में क्या होता है कि इस पार्टी को आपने ऐसे ही जोड़ रखा है जिसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं है, जिसका कोई काम ही नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हैं, वो होता है मिस जॉइंडर। तो नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्री में और मेंस में पूछा जाता है। इवन एलएलबी के एग्जाम में भी कुसंयोजन और असंयोजन पूछा जा सकते हैं। फिर रूल 10 आपको याद रखना है कि गलत वादी के नाम से वाद हो जाता है तो क्या क्या कंडीशन होती है। अगर आप गुड फेथ में गलत वादी के नाम से वाद कर देते हैं तो आप उसको कोर्ट की परमिशन से सही कर देते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझ के करते हैं तो वो माफी योग्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे रूल 10A 11 12, छोड़ दीजिए, अगर टाइटल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज लेस देन इंपॉर्टेंट है। फिर रूल 13 कि कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मेरे सूट में कोई ऐसी पार्टी ऐड कर रखी है जो काम की नहीं है, जिसकी वजह से जजमेंट में या किसी भी प्रोसीजर में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऑब्जेक्शन करूंगी। या मेरे सूट में एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्टी है उसको तो तुमने जोड़ ही नहीं रखा, तो भी मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्शन करूंगी कि नॉन जॉइंडर ये हो रहा है। तो ऑब्जेक्शन कैसे होगा, याद रखना कि जो ऑब्जेक्शन होगा इशू सेटलमेंट पे किए जाएंगे, या उससे पहले कि ये जो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का ऑब्जेक्शन है वो इशू सेटलमेंट से पहले किया जाएगा, या उसके इशू सेटलमेंट के पहले किया जाएगा, या इशू सेटलमेंट पे किया जाएगा। अगर बाद में करते हो तो वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये ऑर्डर 1 के रूल 13 है। इन रूल 13 को आप ऐसे ही याद कीजिए और ऐसे ही रिवीजन कीजिए और जैसा मैंने बताया वैसे ही नोट्स बनाइए। ठीक है, तो अभी तक आप मेरी क्लास देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उसके अलावा मेरे यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्लीट क्लासेस चलती हैं जुडिशरी की, तो आप उसके लिए क्लासेस में एनरोल भी करवा सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल सी फी है, आप वो नॉमिनल फी पे करके क्या कर सकते हैं, मेरी एमडी लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।